नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नमन आचार्य और एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल देवेंद्र आचार्य केमिस्ट्री पर। सो आज के सेशन में हम देखेंगे कक्षा 10वीं की विज्ञान का अध्याय नंबर 3 जो कि धातु एवं अधातु, उसका लेक्चर नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने धातुओं और अधातुओं दोनों के भौतिक गुणधर्म यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। 3 से 4 केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और इससे ज़्यादा होती भी नहीं है, ये मेन होती हैं। और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हेडिंग हमारी क्या होगी? धातुओं और साथ में अधातुओं के भी, ठीक है, धातुओं के भी और अधातुओं के भी रासायनिक गुणधर्म दोनों के, मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुणधर्म को हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करेंगे और एक साइड हेडिंग डालेंगे धातु यानी कि मेटल और दूसरी साइड हेडिंग डालेंगे क्या? अधातु यानी कि नॉन मेटल। तो पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे किसके? धातु यानी कि मेटल के। मैग्नीशियम हुआ और कैल्शियम हुआ। कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन एक अधातु है, वो मेटल नहीं है, ठीक है। और भी हमने देखे थे बहुत सारे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सभी क्या है? धातु के उदाहरण है। अच्छा, धातु की जो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है यानी कि रासायनिक गुणधर्म है, वो क्या है? हमारे कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देकर के खुद धनायन बना लेती हैं। इलेक्ट्रॉन देकर के किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में जो धातु होती हैं वो इलेक्ट्रॉन देती हैं, यानी कि डोनेट करेंगे और क्या बना लेंगी? पॉजिटिव आयन यानी कि धनायन, ठीक है। तो स्टार्ट करें, हम लिखेंगे धातुएं। धातुएं कैसी होती हैं? विद्युत धनी प्रवृत्ति की होती हैं। इलेक्ट्रॉन की धनी प्रवृत्ति होती है, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन धनी प्रकृति की होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटेड नेचर की होती है। कौन? मेटल्स, ठीक है। ठीक है, ये क्या करती हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देंगी और खुद क्या बना लेगी? पॉजिटिव आयन, जिससे ये धनायन बना देती हैं। विद्युत रूप से ये कैसी है? ये इलेक्ट्रॉन रूप से धनी प्रकृति की, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इन नेचर, जिससे ये धनायन बना लेती हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? इसकी पहली प्रॉपर्टीज लिखी कि धातुएं इलेक्ट्रॉन धनी प्रकृति की होती हैं। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल क्या है? पहला है सोडियम, ठीक है। पहला क्या है? सोडियम क्या है? Na, यानी कि इस पर प्लस चार्ज होता है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। ये चाहता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट यानी कि अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है और क्या बना लेता है? ये धनायन। मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये दोनों क्या बनाते हैं? धनायन यानी कि पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, ठीक है। और उसी साइड हम दूसरा अधातुओं में क्या लिखेंगे कि जो अधातुएं होती हैं वो जो ये होती हैं अधातुएं, वो इलेक्ट्रॉन को लेने की, इलेक्ट्रॉन को लेने की, है ना, यानी कि गेनिंग नेचर की होती है। इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रकृति
लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या ग्रहण करने की प्रकृति यानी कि नेचर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है ना, पाई जाती है, जिससे यह क्या बना लेती है, जिससे यह ऋणायन यानी कि नेगेटिव आयन बना लेती है। ऋणायन यानी कि नेगेटिव आयन, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस से, ऋणायन बना लेती हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमने दोनों की कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब बढ़े दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। इसमें यदि हम एल्यूमिनियम भी लें तो ये क्या है, +3 बनाता है और 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, पोटेशियम भी K+ बनाता है और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने की कैपेसिटी रखता है। ये हमारे पास पहले गुणधर्म है धातु एवं अधातुओं का। ठीक है, जो कि हमने, इसमें कोई शक नहीं है, हमने पहले गुणधर्म देख लिया। मान लो NaCl बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, डोनेट कर रहा है, यानी कि दान कर रहा है किसको, क्लोरीन को। और क्लोरीन जो है आराम से क्या कर रहा है, गेन कर रहा है किसको, इस सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि लगभग मैक्सिमम, अधिकतम जितनी भी धातु मेटल्स होती हैं वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है ना, जब उनकी हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो वो अभिक्रिया करके क्षारीय प्रवृत्ति की, कैसे, अम्लीय नहीं ना उदासीन प्रवृत्ति, क्षारीय प्रवृत्ति यानी कि बेसिक नेचर के धात्विक ऑक्साइड यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो हम लिखेंगे कि लगभग सभी धातुएं यानी कि जितनी भी लगभग सभी धातुएं होती हैं वो क्या है, ऑक्सीजन से जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एनसीईआरटी में इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड, लेकिन कैसी, क्षारीय प्रवृत्ति यानी कि बेसिक नेचर की बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो न्यूट्रलाइज जो है नेचर की बना लेगी, एसिडिक नेचर की नहीं, क्षारीय प्रवृत्ति यानी कि बेसिक नेचर। यानी कि बेसिक नेचर के धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। और जो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट धातुओं के बारे में कि जो अधातुएं हैं वो उनकी, जब हम नॉन मेटल की जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, नॉन मेटल कार्बन जैसे हो गया, और भी कई नॉन मेटल के हमारे पास एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जब भी इनकी हम ऑक्सीजन से क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ये उदासीन ऑक्साइड यानी कि न्यूट्रल नेचर की ऑक्साइड या अम्लीय या फिर एसिडिक नेचर की ऑक्साइड, बेसिक नहीं बनाती हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर की ऑक्साइड्स बनाती हैं। तो हम लिखेंगे अधातुएं यानी कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके या तो अम्लीय प्रकृति यानी कि एसिडिक नेचर या फिर उदासीन प्रवृत्ति यानी कि न्यूट्रल नेचर की क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा क्या हुआ, बनाती हैं। ठीक है, अब हम इसके लेंगे कुछ एग्जाम्पल, किसी मेटल, क्योंकि इसके तो हमारे पास भैया अभी नहीं है अभी फिलहाल। तो हमने पहला लिया Na एक क्या है,
मेटल है, Na क्या है, एक मेटल, दिस यस सोडियम इज अ मेटल। तो जब हमने सोडियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, Na2। अच्छा जो ये 2 मैंने लगा रखा है, यहाँ 4 लगा रखा है, ये बैलेंस करने के लिए लगा है ताकि इक्वेशन को बैलेंस किया जा सके। सोडियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है, पहला उदाहरण। मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की, धातु ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की और क्या बनाया, धात्विक ऑक्साइड यानी कि मेटलिक ऑक्साइड क्रिएट प्रोड्यूस किया। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास पोटेशियम। पोटेशियम की जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, K2। हमें क्या मिला, K2। यहाँ हमने 4 लगाया ताकि इक्वेशन को बैलेंस किया जा सके और यहाँ हमने क्या लगाया, 2 लगाया, ठीक है। तीसरा हम ले, यदि एग्जाम्पल यदि हम लेना चाहें तो हम तीसरा क्या लेंगे, कैल्शियम। कैल्शियम प्लस O2। अब क्या है, जब हमने कैल्शियम एक मेटल है और जब हमने कैल्शियम की किससे रिएक्शन कराई, हमने जब कैल्शियम की कराई ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो इसने हमें क्या दिया, हमें मिलता है हमारे पास CaO, ठीक है, 2CaO। 2CaO। तो अब हमें यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा ताकि इक्वेशन को बैलेंस किया जा सके। तो हमने ये लिए कुछ किसके, मेटल के एग्जाम्पल्स, कि मेटलिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल्स। अब हम बात करते हैं तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि तीसरे रासायनिक गुणधर्म की। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी के पहले आपको एक बात जानना जरूरी है, जो कि आप नोट कर लीजिए कि जितनी भी धातु ऑक्साइड यानी कि मेटलिक ऑक्साइड होती हैं वो कैसी, एसिडिक नेचर की नहीं होगी, ना न्यूट्रल नेचर की होगी, वो बेसिक नेचर यानी कि क्षारीय प्रकृति की होती हैं, ठीक है। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी हम ये लिखेंगे कि धातु जो यानी कि जो मेटल है वो जल से, यानी कि जब वो वाटर से रिएक्शन करती है तो धातु जल से, मेटल वाटर से रिएक्शन करके यानी कि रिएक्शन करके अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बहुत कान दर्द करने लगते हैं, 1 नंबर हेडफोन लगाए हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। इसका हमने लिया एक एग्जाम्पल, जब हमने Na किसकी, जब हमने कराई किसकी रिएक्शन, Na की किसके, H2 यानी कि वाटर से। Na की जब हमने H2 से कराई रिएक्शन तो हमें क्या मिला, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 यानी कि ये गैस मिली, जो कि गैस है। ये किसका, गैस का निशान होता है, या तो हम G लगा सकते हैं या फिर ऐसा एरो बना सकते हैं। तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी कि मेटल जितनी भी होती हैं जब हम उनकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो वो हमें क्या देती है, हाइड्रोक्साइड देती है। इस नॉन मेटल के बारे में हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट कि अधातु, अधिकतम अधातु, ज़्यादातर अधातु यानी कि ज़्यादातर जो मैक्सिमम नॉन मेटल होती हैं वो असल में जल से अभिक्रिया नहीं करती। जल से अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन नहीं करती, यहाँ आप अधिकतम लगा लेना, अभिक्रिया नहीं करती है। नहीं करती, ठीक है, क्योंकि जितनी भी नॉन मेटल होती हैं वो वाटर से रिएक्शन नहीं करती हैं। अब देखें फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, हो सकता है इतने में बन जाएगा। अच्छा आपने हैलोजन तो सुना होगा, हैलोजन क्या है, जी वो सारे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बना है तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, किसी भी एलिमेंट को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी कि अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब इनके आउटर मोस्ट में बाहरी कक्षक में कितने, 7 होते हैं, यानी कि इनको 8 की जरूरत होती है। अब वो कितने, हैलोजन, इनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन, जिनके आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। अच्छा ये होते तो हैं कितने, होते तो हैं ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्स्ट्राटीन।
1 2 3 4 5, लेकिन हम इसको क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये लेड यानी कि 82 पीवी के बाद आता है, और जो मेटल्स यानी कि सॉरी जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में लेड के बाद आते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव मटेरियल बोलते हैं। उनमें से ज़्यादा रेडिएशन निकलते हैं जिनको हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रिएक्शन तो करेंगे लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे कैंसर प्रोड्यूस होता है। ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो हम एक्स्ट्रा 10 को छोड़ देते हैं। अब है आयोडीन, ठीक। तो इतने जो होते हैं इनके आउटर मोस्ट में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हैलोजन से हम क्या लिखेंगे? फोर्थ पॉइंट के सभी धातुएं, हैलोजन जहां बोले समझो इन 4 के बारे में बोल रहे, सभी धातुएं, सभी मेटल्स, सभी धातुएं हैलोजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? अभिक्रिया करके आयोनिक बॉन्ड यानी कि आयोनिक बॉन्ड कहलाता है कि जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या गेन करे, फिर जो मिलकर बॉन्ड बनता है। गेन करने या डोनेट करने से जो बॉन्ड बनता है, जो बंध बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें वही तो हो रहा, जैसे हम क्या बोलेंगे? आयोनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाती हैं, ठीक है। तो हमने 4 केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। इसके बारे में हम 4th पॉइंट लिखेंगे क्या? कि अधातुएं आपस में अभिक्रिया करके, जितनी भी अधातुएं होती हैं, अधातुएं आपस में अभिक्रिया करके, देख रहा आप लोगों को या नहीं? देख तो रहा हुआ। अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? सहसंयोजक बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब इनकी रिएक्शन होगी आपस में, मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है? मैंने आपको बताया था, एक हैलोजन है जिसके आउटर मोस्ट में कितना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे अपने 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है। तो जो दूसरा क्लोरीन है ये इससे म्यूचुअली रिएक्शन करके यानी कि आपस में एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। हमेशा के लिए नहीं देगा कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके में भी घूमेगा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके में भी, और क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट यानी कि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्लोरीन क्या बना लेता है? ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग करके सहसंयोजक बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हमने कहा था कि 3 से 4 देखेंगे जो कि हमारी पूरी हुई। केमिकल प्रॉपर्टीज को खत्म करने के बाद अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं क्या कहलाते हैं ये। वे ऑक्साइड्स, हम इसके बारे में लिखेंगे कि वे ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड्स? जो अम्ल एवं क्षारक दोनों के जैसा व्यवहार करते हैं। हाँ, ये क्या कहलाते हैं? ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कैसे हमारे पास अम्ल एवं क्षारक यानी कि एसिड और बेस जरूरत पड़ने पर दोनों के जैसा ही व्यवहार यानी कि नेचर रहता है, इनका व्यवहार करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, अभी हम इसको आगे भी देखना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वे ऑक्साइड्स जो अम्ल एवं क्षारक के जैसा दोनों के ही जैसा व्यवहार करते हैं। अच्छा, मान लो हमने लिया इसका एक एग्जाम्पल। अच्छा, एक तो इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, और एक है ZnO जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए जिंक ऑक्साइड को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब मान लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है हमारा किसका, जो कि हमारे पास है एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 क्या है? एक अम्ल है, एक एसिड से। मान लो हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दी? मान लो इस एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने करा दी HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे AlCl3 एक तरफ और एक तरफ मिलेगा H2O। यदि हम इसको बैलेंस करना चाहें तो हम यहाँ 3 लगा देंगे।
यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 6 लगा देंगे, हमारी इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। और हम देखेंगे कि जब हमने Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन HCl यानी कि एसिड से कराई, अभी हम केवल अम्ल का देख रहे हैं, तो जब जरूरत पड़ने पर हमने अम्ल से कराई इसकी अभिक्रिया रिएक्शन, तो हमारे पास हमें क्या मिला, AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड और 3H2O। अच्छा, अब आप इसको पहचानो, आप एक एक चीज को देखो और पहचानो कि ये कौन सी रिएक्शन बन रही है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। कैसे बन रही है, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया ये कैसे बन रही है, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप इसको लिखिए, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन रही है। कैसे बन रही है, ये क्या है, Al2O3 मैंने आपको बताया अम्ल है, ये एक एसिड है, ये क्या है, जो Al2O3 है, सॉरी, ये एक क्षारक है, बेस है, क्षमा करें मुझे, ये एक क्षारक है, ये अम्ल है HCl। अब जब अम्ल और क्षारक आपस में म्यूचुअली रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, लवण एवं जल, पानी पानी पानी, ठीक है, लवण एवं जल यानी कि साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। और ये एक साल्ट है, ये एक लवण है, AlCl3 क्या है, एक लवण है, और ये जल है, H2O तो जाना माना जल है, ठीक है। तो ये क्या बन रही, तो जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके हमारे पास क्या लवण और जल बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो हम ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। अब अभी तो हमने इसकी कराई एक एसिड से रिएक्शन, इस किसकी, इस उभयधर्मी ऑक्साइड, इस एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। अब हम कराते हैं एक बेस से रिएक्शन, तो जो हमने Al2O3 की रिएक्शन कैसे कराई, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है, बनाएगा तो ये फिर से वही क्या बनाएगा, तो ये फिर से वही उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये एक, मान लो यहाँ पर हमारे पास, मान लो कि ये अम्ल हो गया, ये क्षारक हो गया NaOH, ठीक है। अब हमें क्या मिला, जब हमने इसकी कराई रिएक्शन किससे, NaOH से, तो हमें मिला 2Na, अच्छा AlO2, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, आप नाम इसका नोट कर लीजिए, सोडियम एल्यूमिनेट। तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिला, जो कि क्या है, ये एक सोडियम एल्यूमिनेट एक लवण, एक साल्ट है, ये क्या है, एक साल्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, एक साल्ट है। प्लस हमें क्या मिला, सोडियम एल्यूमिनेट के साथ मिला हमें वाटर यानी कि H2O, और हमने यहाँ पर लगाया 2, ठीक है। तो हमें जरूरत पड़ने पर हमने एसिड से रिएक्शन कराई, जो कि हमारे रिजल्ट हमारे सामने है, और जरूरत पड़ने पर हमने बेस से इसकी रिएक्शन कराई इस उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो जो कि हमें इसने बेस जैसा नेचर भी रखा, अपना बिहेवियर रखा, और एसिड जैसा नेचर भी रखा जरूरत पड़ने पर। तो अब हमारे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा, उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों जैसा व्यवहार पड़ते हैं समय आने पर, जरूरत पड़ने पर। तो उभयधर्मी ऑक्साइड भी हुआ हमारा पूरा हेडिंग ये वाली। तो उभयधर्मी ऑक्साइड हो चुकी है हमारी हेडिंग पूरी और क्रिस्टल क्लियर। और ये जो है एक बहुत ही जरूरी हेडिंग है, आप इसको डालिए परीक्षा, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट हेडिंग। अब हम अपनी अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी अब जो हमने थोड़ी देर के लिए इस ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड को एक साइड में रख दिया था, अब हम इसको लेते हैं। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। और जब हम इस जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये OH और O तो गए समझो, तो इनने तो बना लिया मान लो H2O, ये तो वाटर बनाएंगे ही बनाएंगे। प्लस क्या बनता है हमारे पास, एक बहुत ही नया जो है फॉर्मूला Na2ZnO2, Na2ZnO2। मैं कई बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट हम इसको बोल सकते हैं, सोडियम जिंकेट, जो कि कब बनता है, जब हम जिंक ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की म्यूचुअली रिएक्शन कराते हैं, सोडियम जिंकेट। एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ, सोडियम जिंकेट, ठीक है।
अब एक पॉइंट आप लिखिए इसके आगे कि अधिकांश यानी कि ज़्यादातर धात्विक ऑक्साइड, अधिकांश धात्विक ऑक्साइड यानी कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, डिजोल्व हो जाते हैं वो वाटर में, जो वाटर में घुल जाए उन्हें घुलनशील बोलते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है। हमने इतना तो लिख दिया, लेकिन बट कुछ क्या देते हैं, क्षार देते हैं। कब देते हैं, जल में घुलने के बाद, कुछ जल में घुलकर क्षार यानी कि एल्कलाई देते हैं, एल्काली नहीं बोल रहा है, एल्कलाई देते हैं, ठीक है। अब कैसे, बस हम इनके 2 एग्जाम्पल देखने हैं और फिर आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। और हमने आज खूब सारी देख ली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। Na+O2, सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है, धातु है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन टाइप क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड, क्या बनाया, Na2O। तो हमने क्या बना लिया, इसने Na2O बना लिया। अच्छा, अब जब इसने Na2O बना तो लिया, लेकिन जब हमने इसको एक्वस यानी कि हमने इसको पानी में मिलाया, इसका मतलब क्या है कि हमने इसको किस में मिलाया, पानी में मिलाया। जहां भी एरो लगा हो और उसके ऊपर एक क्यू लिखा हो, एक्वस समझो उसको पानी में डिजोल्व करने की, वाटर में डिजोल्व करने की बात चल रही है भैया, पानी में मिलाने की बात चल रही है। तो पानी में मिलाया तो हमें क्या मिला, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप बोलोगे अरे एच तो था ही नहीं भैया, एच कहाँ से, हाइड्रोक्साइड कहाँ से आ गया, भैया पानी में घोला, वाटर में डिजोल्व किया तो H2 था ना उसमें प्रेजेंट, तो आ गया, तो NaOH, ठीक है, जो कि क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा मिलेगा, एक्वस। ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, हमने पोटेशियम एक मेटल है, इसकी रिएक्शन हमने कराई ऑक्सीजन से, तो क्या मिला, K2O। और जब हमने इसको किया वाटर में डिजोल्व यानी कि एक्वस का मतलब होता है वाटर में डिजोल्व किया, हमने इसको पानी में घोला, तो हमें क्या मिला, KOH। और ये भी कैसा मिला हमें, एक्वस यानी कि सॉल्यूशन, विलयन मिला इसका। अच्छा, ये जो दोनों हमारे पास निकल के आए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास क्या है, क्षारक। क्षारक यानी कि बेस, PAS, क्षारक यानी कि बेस। तो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 2 कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 3 में एक अच्छे से और भी अच्छी क्लास के साथ, लेक्चर नंबर 3 में मेटल एंड नॉन मेटल के। और आज की क्लास को करते हैं यहीं एंड, और मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। जब तक कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।